सोचिए अगर अगला बड़ा युद्ध जमीन पर हो ही ना, बल्कि हमारे सिर के ठीक ऊपर आसमान में लड़ा जाए तो। आज हम एक ऐसे ही फिक्शनल मतलब एक काल्पनिक भविष्य में झांकने वाले हैं जहां मार्च 2026 में बिल्कुल यही हो रहा है। ये जो सोर्स मटेरियल है, इसकी शुरुआत ही इस सीधे और कह सकते हैं चुभने वाले सवाल से होती है। अब ये सवाल सिर्फ ड्रामा के लिए नहीं है, नहीं, ये असल में उस सोच को दिखाता है जो अब तेजी से बढ़ रही है कि असली ताकत अब जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में है। वही है आखिरी और सबसे जरूरी मोर्चा। तो इस काल्पनिक दुनिया को अच्छे से समझने के लिए हमने इस पड़ताल को 5 हिस्सों में बांटा है। हम देखेंगे कि ये नया गठबंधन क्या है, इनके पास हथियार कौन से हैं, लड़ाई कैसे आसमान में पहुंचती है और आखिर में इस पूरी कहानी के पीछे की सोच क्या है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदारों से। ये सोर्स एक ऐसे गठबंधन की कल्पना करता है जिसे वो उथल-पुथल का अक्ष यानी एक्सिस ऑफ अपहीवल कहता है। अब ये नाम सिर्फ सुनने में भारी भरकम नहीं है, ये जानबूझकर दूसरे विश्व युद्ध की एक्सिस पावर्स की याद दिलाता है। मतलब इशारा साफ है कि ये कोई छोटा-मोटा खतरा नहीं है। और ये गठबंधन सिर्फ मिलिट्री का नहीं है, नहीं, ये एक टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक मतलब तकनीकी और आर्थिक साठ-गांठ भी है। और इनका मकसद पश्चिमी देशों के दबदबे को हर जगह चुनौती देना, जमीन पर भी और ऑर्बिट में भी। जरा सोचिए, जब ये 3 देश अपनी टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर एक साथ ले आए तो क्या होगा। ये कहानी कहती है कि लड़ाई का मैदान अब बदल चुका है, अब ये लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंच गया है। तो ठीक है, बात हो गई गठबंधन की। अब देखते हैं कि इनके हथियारों के जखीरे में आखिर है क्या, मतलब कौन सी खास मिलिट्री ताकत है इनके पास। सबसे पहले उत्तर कोरिया। यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है वो है इनकी लंबी दूरी की आईसीबीएम्स पर फोकस। आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे तक सीधी मार। और इनकी जो सैचुरेशन अटैक की रणनीति है, उसका मतलब बड़ा सीधा है, एक साथ इतनी मिसाइलें छोड़ो कि सामने वाले का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से चकरा जाए, उसे रोक ही ना पाए। अब आते हैं रूस पर। इस कहानी में रूस का सबसे बड़ा तुरुप-कइक्का है उसकी काउंटर स्पेस ताकत, मतलब अंतरिक्ष में हमला करने की क्षमता। सोचिए, किसी देश के कम्युनिकेशन और जीपीएस सैटेलाइट्स को ही उड़ा दिया जाए तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें एक झटके में अंधा और बहरा बना दिया। उनकी पूरी की पूरी हाईटेक आर्मी बस लोहे का ढेर बनकर रह जाएगी। और फिर है चीन, जिसके सैटेलाइट हंटर और लेजर वेपन्स। सच कहूं तो ये अंतरिक्ष को हथियार बनाने में एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक कदम है। ये हथियार सिर्फ सिग्नल जैम नहीं करते, ये दुश्मन के सैटेलाइट को सचमुच मतलब फिजिकली पकड़कर ऑर्बिट से बाहर फेंक सकते हैं या फिर लेजर से उन्हें हमेशा के लिए अंधा बना सकते हैं। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना। तो ये सारे खतरनाक हथियार, इनका मकसद क्या है, मतलब क्या है इन सब का। सीधा सा मतलब है कि असली जंग का मैदान अब जमीन नहीं रही। इस कहानी के हिसाब से अगली बड़ी लड़ाई हमारे सिर के ठीक ऊपर आसमान में ऑर्बिट में लड़ी जाएगी। और इस पूरी सोच के सेंटर में है एसैट्स यानी एंटी सैटेलाइट वेपन्स। किसी दुश्मन की आसमान में आंखें फोड़ने का मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ उन्हें अंधा करना नहीं होता, इसका मतलब है उनके जीपीएस को खत्म करना, उनके बैंकिंग सिस्टम को ठप करना, उनके मोबाइल नेटवर्क को बेकार कर देना। आज की दुनिया तो पूरी तरह सैटेलाइट्स पर ही चलती है ना? और एसैट्स हमारी इसी कमजोरी को, हमारी इसी निर्भरता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं। और ये तो शायद सबसे खौफनाक रणनीति है। स्पेस में एक ईएमपी ब्लास्ट, ईएमपी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। ये एक ऐसी अदृश्य लहर है, एक ऐसा शॉकवेव जो किसी भी देश की टेक्नोलॉजी को एक झटके में सालों नहीं दशकों पीछे फेंक सकता है। ये उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को लिटरली फ्राई कर सकता है। लेकिन ये फिक्शनल लड़ाई सिर्फ हथियारों और टेक्नोलॉजी की नहीं है, नहीं, इसके पीछे एक पूरी की पूरी विचारधारा की लड़ाई भी है। चलिए अगले हिस्से में इसी को समझते हैं। तो ये सॉस हमारे सामने 2 ग्रुप्स रखता है जो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हैं। एक तरफ है सिंडिकेट, जो यहाँ पर पश्चिमी ताकतों को दिखाता है, और दूसरी तरफ है रक्षक, जो इस सिंडिकेट के डिजिटल कंट्रोल के खिलाफ है। और जैसा मैंने कहा, इनकी लड़ाई सिर्फ तोप और मिसाइल की नहीं बल्कि सोच की भी है, जीने के तरीके की है। और यहीं पर ये हाथी मेधा का कंसेप्ट आता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग टेक्नोलॉजी के दुश्मन हैं,
नहीं, इसका मतलब है इंसानी दिमाग पर, अपनी सूझबूझ पर भरोसा करना। मुश्किल हालात में जो हम जुगाड़ लगाते हैं, जो अनुभव से सीखते हैं, ये उस काबिलियत की बात करता है। खासकर तब जब आपकी सारी टेक्नोलॉजी, सारे गैजेट्स धोखा दे जाएं। और यहाँ कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। ये सोर्स सिर्फ इस भविष्य की लड़ाई का एनालिसिस करके नहीं रुकता, बल्कि ये तो इसमें लड़ने वालों के लिए एक तरह का मैनुअल या प्लेबुक भी देता है। इस फिक्शनल किताब द फाइनल फ्रंटियर का मैसेज एकदम साफ और सीधा है। ये कहती है कि आसमान कोई खुली जगह नहीं, बल्कि एक डिजिटल जेल है। और अगर सिंडिकेट को हराना है तो लड़ाई जमीन पे लड़ने से कुछ नहीं होगा, लड़ाई आसमान में लड़नी होगी। उनकी असली ताकत उनके डिजिटल नेटवर्क में है और हमला उसी पर करना होगा। तो आखिर में पूरी बात आकर एक चीज पर टिकती है, स्पेस सॉवरेनिटी, यानी अंतरिक्ष की संप्रभुता। ये कहानी यही तर्क देती है कि आने वाले समय में आज़ादी का मतलब सिर्फ अपनी ज़मीन और अपने समंदर पर कब्जा होना नहीं होगा। असली आज़ादी के लिए आपको अपने सिर के ऊपर के आसमान पर, अपने ऑर्बिट पर भी कंट्रोल करना होगा। ये एक नया और शायद सबसे ज़रूरी मोर्चा है। तो ठीक है, ये कहानी भले ही काल्पनिक है, फिक्शनल है, लेकिन ये आज की हमारी असली दुनिया की चिंताओं को भी तो दिखाती है ना? क्या हम सच में एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां जंग आसमान में लड़ी जाएगी? और अगर ऐसा है तो हम इसकी तैयारी के लिए क्या कर रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने होंगे, इससे पहले कि ये कल्पना हकीकत में बदल जाए।